जब भी देश में विजय माल्या या नीरव मोदी के पैसे लेकर भाग जाने जैसे केस होते हैं तो एक शब्द बड़ा सुनने में आता है और वो है एनपीए, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है। वैसे तो ये शब्द आम आदमी की समझ से बाहर होता है क्योंकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी देश के हर उस व्यक्ति को जिसका अकाउंट बैंक में है या फिर जिसने बैंक से लोन ले रखा है, ये पता होना चाहिए कि एनपीए क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल में, जहां आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर आप सही और पूरी जानकारी वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में आपको एनपीए की परिभाषा, इसके बढ़ने के कारण, इसके बढ़ने से बैंक, वित्तीय संस्थान और देश पर पड़ने वाले प्रभाव आदि की सरल और विस्तृत जानकारी दी गई है। वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा देखें ताकि आप एनपीए को सही से समझ सकें। वीडियो को देखने के बाद आपको एनपीए और इससे जुड़े सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और आप आसानी से एनपीए और इसके होने वाले प्रभाव को समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट, यह किसी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को कर्ज के रूप में दी गई वह राशि होती है जिसकी वसूली करने में बैंक नाकामयाब रहे हों। यानी कि जब कोई बैंक या वित्तीय संस्थान किसी को कोई कर्ज देते हैं और उस दिए हुए कर्ज पर उन्हें निर्धारित समय के अंदर ब्याज या बकाया राशि का भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो वह कर्ज एनपीए में तब्दील हो जाता है। सरल शब्दों में, जब किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का कर्जदार बैंक को लोन की ईएमआई देने में नाकामयाब रहता है तब उसका लोन अकाउंट एनपीए कहलाता है। इसे नॉन परफॉर्मिंग लोन या बैड लोन भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक के नियमानुसार अगर किसी लोन की ईएमआई या ब्याज का भुगतान 31 से 60 दिन तक न हो तो इसे SMA1 यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट्स 1 कहा जाता है। इसी तरह भुगतान 61 से 90 दिन तक ना होने पर उसे SMA2 कहा जाता है और 90 दिन पूरे होने के बाद बैंक को उसे एनपीए घोषित करना होता है। इस प्रकार कर्ज की ईएमआई या ब्याज का भुगतान निर्धारित समय के बाद 90 दिन के अंदर नहीं किया जाता तो लोन देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उस लोन अकाउंट को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। कुछ वर्ष पहले के नियम की बात करें तो सन 1993 में किसी ऋण को एनपीए तब कहा जाता था जबकि ब्याज और मूलधन की किस्त अदायगी 12 महीने तक न हो। इसे 1995 में घटाकर 6 महीने कर दिया गया था और वर्तमान में यह 2014 से 3 महीने कर दिया गया है। कृषि लोन के मामले में यह नियम नहीं चलता है। छोटी अवधि वाली फसलों के मामले में अगर लगातार 2 फसली सीजन बीतने के बाद और लंबी अवधि वाली फसलों के मामले में 1 फसली सीजन बीतने के बाद लोन की अदायगी न की जाए तो उसे एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब जान लेते हैं कि किसी लोन के एनपीए होने की स्थिति में बैंक के पास क्या अधिकार होते हैं। बैंक डिफॉल्टर लोन धारक को सबसे पहले 60 दिन का नोटिस देता है। अगर नोटिस अवधि के दौरान भी लोन धारक कर्ज नहीं चुका पाता है तो बैंक उसकी बंधक संपत्ति को बेचने का अधिकार रखता है। लेकिन यदि बैंक द्वारा बिना किसी संपत्ति को बंधक रखे कर्जदार को क्रेडिट के आधार पर लोन दिया गया हो तो फिर लोन की वापसी मुश्किल हो जाती है। कुछ मामलों में लोन वापस मिलने की उम्मीद ना होने पर इसे डिस्काउंटेड रेट पर कलेक्शन एजेंसी को बेच दिया जाता है। यानी कि उस एजेंसी के साथ उस फंड या संपत्ति का कुछ प्रतिशत देने का करार किया जाता है। फिर कलेक्शन एजेंसी आरबीआई के नियमों का पालन करते हुए लोन वसूली का प्रयास करती है। किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से लोन न लौटा पाने पर उसके सिविल या क्रेडिट स्कोर को भी घटा दिया जाता है, जिससे आगे उसे नया लोन मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। किसी बैंक की ओर से जारी किए गए लोन में जब एनपीए की मात्रा निर्धारित सीमा से ज्यादा हो जाती है तो अंत में वह बैंक डूब जाता है। जैसे यस बैंक और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का डूबना इसका ताजा उदाहरण है। बैंकों का एनपीए 2 स्थिति में बढ़ता है। पहला, जब अर्थव्यवस्था का कारोबार सुस्त रहता है और दूसरा, जब कोई व्यक्ति या कंपनी जानबूझकर बैंक का कर्ज नहीं चुकाते हैं। एनपीए बढ़ता है तो बैंकों को ज्यादा कर्ज देना पड़ता है। उससे उनके फंड जुटाने की लागत बढ़ती है जिसका बोझ ग्राहकों पर ऊंची ब्याज दरों के रूप में पड़ता है। बैंकों के एनपीए बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, बैंक के मुनाफे और शेयर होल्डर्स के हितों पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। अब जान लेते हैं कि कोई लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक उसकी भरपाई कैसे करते हैं। यदि कोई लोन डूब जाता है तो उस स्थिति में बैंक प्रोविजनिंग के माध्यम से लोन को राइट ऑफ करते हैं। लोन पर डिफॉल्ट के चलते बैंकों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़े, इसके लिए आरबीआई ने उसके प्रोविजन करने के नियम बनाए हैं। प्रोविजनिंग का मतलब बैंक द्वारा अपनी आय में से कुछ हिस्सा एक निर्धारित कोष में जमा करने से है, जिसका उपयोग निकट भविष्य में किसी ऋण के डूबने व घाटा होने पर उसकी भरपाई के लिए किया जाता है। वैसे एनपीए का यह मतलब नहीं है कि बैंक द्वारा लोन के रूप में दी गई रकम डूब गई है या बैंक ने उस लोन को वसूलने की कोशिश छोड़ दी है। दरअसल हर एनपीए अकाउंट एक जैसा नहीं होता है।
असल में किसी लोन खाते को एनपीए घोषित करने के बाद बैंक को एनपीए खातों को स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट और लॉस असेट के रूप में 4 भागों में बांटना होता है। अब थोड़ा विस्तार से इनके बारे में जान लेते हैं। स्टैंडर्ड असेट, अगर देनदार समय पर लोन का रिपेमेंट करता रहता है तो उसका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड माना जाता है। बैंकों की वित्तीय सुरक्षा को देखते हुए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई के बनाए नियमों के अनुसार स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए भी प्रोविजनिंग करना पड़ता है। स्टैंडर्ड लोन के लिए बैंकों को उसके 0.40% के बराबर की रकम की प्रोविजनिंग करनी होती है। कमर्शियल रियल एस्टेट के मामले में यह 1%, जबकि छोटे उद्यमों के लिए 0.25% होती है। अब बात करते हैं सब स्टैंडर्ड असेट के बारे में। जब कोई लोन अकाउंट 12 महीने या कम समय तक एनपीए रहता है तो वह सब स्टैंडर्ड असेट कहलाता है। ऐसे लोन में देनदार का नेटवर्थ या चार्टर्ड सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू इतनी नहीं होती है कि उससे समूचे बकाये की वसूली हो जाए। सब स्टैंडर्ड लोन के लिए बैंक को बकाया रकम के 15% के बराबर की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। जिस लोन पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है उसमें बैंकों को 10% अतिरिक्त की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। अब जान लेते हैं डाउटफुल असेट के बारे में। डाउटफुल असेट, जब कोई असेट अर्थात लोन 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड रहता है तब वह डाउटफुल असेट की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसे लोन के बकाया रकम की वसूली की संभावना बहुत कम होती है। इसकी प्रोविजनिंग इस बात पर निर्भर करती है कि लोन कितने साल से डाउटफुल कैटेगरी में है। अगर कोई लोन 1 साल तक डाउटफुल रहता है तो उसकी 25% प्रोविजनिंग होती है। 3 साल तक डाउटफुल रहने पर 40% और 3 साल बाद 100% प्रोविजनिंग होती है। अब बात करते हैं लॉस असेट के बारे में। बैंक जब यह मान लेता है कि उसके बुक पर बने किसी लोन अकाउंट की वैल्यू बहुत कम रह गई है या खत्म हो गई है तब उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। ऐसे में बैंक को बकाया रकम के 100% के बराबर प्रोविजनिंग करनी होती है। वैसे एनपीए के बढ़ने का मुख्य कारण है लोन की वापसी का ना होना। छोटे मोटे लोन की वापसी तो बैंक आसानी से कर लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोन बैंक को वापस लेने में काफी दिक्कत होती है। भारत में विजय माल्या और नीरव मोदी को दिया गया लोन अभी तक बैंकों को वापस नहीं मिला है, जिससे भारतीय बैंकों का एनपीए तेजी से बढ़ा है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 में कुल एनपीए 3,23,464 करोड़ रुपए था और साल 2018 में यह बढ़कर 10,35,528 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस प्रकार 3 साल में एनपीए में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत बुरा है। आरबीआई के अनुसार 2020-21 में कोविड-19 के असर से यह स्थिति और भी खराब होगी। यहां पर यह जानना और भी दिलचस्प होगा कि कुल एनपीए का 80% से ज्यादा हिस्सा अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास है, जिसमें सबसे ज्यादा एनपीए के आधार पर एसबीआई बैंक प्रथम स्थान पर आता है और उसके बाद सबसे अधिक एनपीए में आईडीबीआई बैंक और पीएनबी जैसे बैंकों का नंबर आता है। हालांकि निजी क्षेत्र के बैंकों का एनपीए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अपेक्षाकृत काफी कम रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बढ़ते एनपीए के पीछे सबसे बड़ा कारण इन बैंकों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप है। ये बैंक नेताओं और अन्य अफसरों के दबाव में आकर ऐसे लोगों और उद्योगों को लोन दे देते हैं जिनके लोन वापस लौटाने की संभावना बहुत कम होती है। अतः अगर देश को बैंकों के एनपीए को घटाना है तो सरकार को शीघ्र बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव करने होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपने एनपीए को सही से समझ लिया होगा और आगे से जब भी आप एनपीए के विषय पर कुछ भी सुनेंगे या पढ़ेंगे तो इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यदि आपके मन में एनपीए से संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट करें, जिसका हमारी तरफ से जल्द जवाब दिया जाएगा। इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।